नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले जो इसके 7 पार्ट हैं उसमें हम दिल्ली सल्तनत और उसके जो शासक हुए उनके बारे में, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में, सूर्यवंश के बारे में, मुगल शासन की जो स्थापना हुई उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल शासक अकबर के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही एक बात और दोस्तों, इस वीडियो को आप बीच में स्किप नहीं करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में मुगल शासक जो अकबर है इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करें सबसे पहले अकबर के जीवन परिचय की, तो अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और इनके जन्म की यदि हम बात करें तो 1542 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। कहाँ पे? अमरकोट, जो वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। जैसा कि हम पार्ट 7 में जब हुमायूं के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने बात की थी कि जब हुमायूं शेर शाह से पराजित होकर जब निर्वासन काल में था उस समय उसने शादी की थी। किससे? हमीदा बेगम से, जो शेख अली अख्तर की पुत्री थी उससे। और इसी से अकबर का जन्म हुआ। कब? 1542 में। तो इसके पिता का नाम तो क्या है? नासिरुद्दीन हुमायूं, और माता का नाम क्या है? हमीदा बेगम। अब बात करें कि जब इसका पिता जो है नासिरुद्दीन हुमायूं, इसकी मृत्यु हुई 24 जनवरी 1556 को। 24 जनवरी जब 1556 को इसकी मृत्यु हुई उस समय अकबर अपनी राजधानी पे नहीं था। तो था कहां पर उस समय? वह खान बाबा कहें या बैरम खां, बैरम खां को खान बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये बैरम खां के साथ में कहां पे था? कलानौर में था। तो कलानौर में, यार कलानौर कहां पर है? गुरदासपुर, पंजाब में। तो यहां पर प्रेजेंट था। और जैसे ही वहां पे सूचना पहुंचती है तो इस बैरम खां ने 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक वहीं कर दिया। कहां पे? कलानौर में। तो वहां पे राज्याभिषेक जब किया तो वहां पर एक ये चबूतरा इस तरीके से बनाया गया था जिसपे एक सिंहासन बनाया गया था। ये ईंटों से द्वारा निर्मित सिंहासन है, आज भी अपना विरासत है ये, और यहाँ पर इसका संरक्षण किया गया है। तो यहाँ पर इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कलानौर का वो स्थान है जहाँ पे अकबर का क्या किया गया था? राज्याभिषेक किया था। कब किया गया था? 14 फरवरी 1556 को। और जब इस, क्योंकि अकबर की जो उम्र है वो केवल कितने साल की है? 13 साल का है। इसलिए इसका संरक्षक कौन बन जाता है? बैरम खां जो है इसका संरक्षक बन जाता है। आगे हम बात करें इसके प्रमुख युद्धों की, तो इसके द्वारा हालांकि कई युद्ध लड़े गए थे, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध की हम बात करें तो सबसे पहले बात करें कब हुआ? यह हुआ 5 नवंबर 1556 को। दूसरी बात आती है कि हुआ किसके बीच में? तो ये हुआ अकबर का जो सेनापति था, कौन? बैरम खां, उसके, और दूसरी तरफ कौन था? अफगान सेनापति हेमू। इन दोनों के मध्य यह युद्ध होता है। अब बात करें कि हेमू कौन था? हेमू था बिहार का अफगान शासक था। कौन? मोहम्मद आदिल शाह इसका सेनापति था। इस हेमू ने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सीधा सा प्रश्न यहाँ पे यह भी बनता है कि जो हेमू है इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप याद रखें, राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? क्योंकि इसने 22 युद्धों में विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसने क्या किया? राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। लेकिन इस युद्ध में हेमू क्या हुआ? पराजित हो गया। अब पराजित क्या हुआ कि जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान एक तीर इसके गर्दन में आके लगा, हेमू क्या हो गया? बेहोश हो गया। तो बैरम खां जो है अकबर का सेनापति, ये तो क्या हो गया? विजयी हो गया। ये क्या हो गए? पराजित हो गए। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ वो हुआ अकबर का सेनापति बैरम खां और अफगान सेनापति हेमू के मध्य में, जिसमें किसकी विजय हुई? बैरम खां की। शायद आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो किसकी विजय हुई? बैरम खां की। और ये युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को।
तो ये पहला तो युद्ध ये है प्रमुख युद्ध। दूसरा प्रमुख युद्ध की यदि हम बात करें तो वह है हल्दी घाटी का युद्ध। ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अब किस किस के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल जो सेना है उसके मध्य। और मुगल सेना का जो नेतृत्व किया वो क्या था? मानसिंह और आसिफ खान ने। इन दोनों के नेतृत्व में मुगल सेना थी और महाराणा प्रताप, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब बात करें इसमें विजेता बनने की, क्योंकि विजेता तो जब ये माने जाते मुगल कि जब ये इसको अधीनता स्वीकार करवा देते, लेकिन यहाँ पे और अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाते, मतलब मुगलों को इसमें सफलता नहीं मिली। और दूसरी बात करें, इधर महाराणा प्रताप ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और जैसे ही यहाँ से मुगल जब यहाँ से चले गए तो उसके बाद में महाराणा प्रताप ने क्या किया? जितने क्षेत्र पे इसका अधिकार किया था उसको वापस अपने क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। इस तरीके से यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में। तो इस तरीके से ये दो प्रमुख युद्धों के बारे में आप याद रखें कि प्रश्न सीधा से ये पूछा जा सकता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? और दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? यहां से आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके आगे हम बात करें अकबर के साम्राज्य के बारे में। अकबर का साम्राज्य बहुत ही विस्तृत है, जैसा कि आप इस मानचित्र में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये आउटलाइन जो बनी हुई है, पूरा जो एरिया है, जो लाइनिंग बनी हुई है, ये किसका शासन का क्षेत्र है? मतलब अकबर का शासन है। यहाँ पे ये गोंडवाना जो प्रदेश है ये सिर्फ अर्ध स्वतंत्र राज्य है और ये बाकी तो स्वतंत्र है ही। यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट दिया है और ये रेड डॉट, ये भी दो राज्य हैं जो एक तरह से स्वतंत्र रहे हैं। कौन कौन से? एक तो कांगड़ा राज्य और मेवाड़ का उदयपुर राज्य। क्योंकि अभी आपने जैसा कि डिस्कस किया था, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को वह अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया था। अब बात करें 1561 ईस्वी में संगीत प्रेमी था कौन? बाज बहादुर, जो कहां का शासक था? मालवा का। इससे युद्ध हुआ किस? अकबर का सेनापति के द्वारा। और या कहें कि अकबर का जो सेना ने इस पे आक्रमण किया तो ये पराजित हो गया। और उसके बाद मालवा का, चुनार का और गोंडवाना का जो किला था ये सारे किसने प्राप्त कर लिए? अकबर ने प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार से सुरजन जो हाड़ा है, इससे रणथंबोर का जो किला है वो भी किसने जीत लिया? अकबर ने जीत लिया। राजा रामचंद्र ने क्या किया? जब ये इससे पराजित हो गया तो कालिंजर का जो किला था वह किसको सौंप दिया? अकबर को सौंप देता है। और 1570 में इसने अकबर ने क्या किया? अपने यहाँ पे नागौर में दरबार आयोजित किया था। उसमें अपने राजस्थान के जितने भी शासक है उनको बुलाया गया था और उन्हीं में से जो मारवाड़ का शासक था और बीकानेर के जो शासक थे, इन्होंने अपने किले किसको सौंप दिए? अकबर को सौंप दिए। मुजफ्फर शाह ने से गुजरात और दाऊद खां से बंगाल का जो क्षेत्र था यह भी अकबर ने जीत लिया। काबुल में मिर्जा हकीम, कश्मीर में यूसुफ, सिंध में मिर्जा जानी बेग, उड़ीसा में निसार खां, कंधार में मिर्जा हुसैन और खालिद में अली खां, इन सबको पराजित करके इस क्षेत्र पे भी किसने अपना अधिकार कर लिया? अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। मतलब यहाँ पे निर्णायक विजय प्राप्त की। इसका मतलब इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने खान देश का नाम बदलकर क्या कर लिया? धन देश कर दिया। तो ये भी आप याद रखें कि अकबर ने खान देश जब इस पे विजय प्राप्त कर ली तो उसका नाम क्या परिवर्तित कर दिया? धन देश। 1600 ईस्वी में मुगल सेना ने चांद बीबी के विरोध के बावजूद अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। यहाँ पे देख पा रहे होंगे यह है अहमदनगर। तो यहाँ पर यहाँ की जो रानी थी चांद बीबी, उसने खूब विरोध किया, खूब युद्ध में संघर्ष किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुगल सेना थी, अकबर की जो सेना थी, उसने इस पे विजय प्राप्त कर ली। और 1601 में असीरगढ़ पर मुगल सेना ने अधिकार कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह है असीरगढ़। यहाँ पे भी मुगल सेना ने अधिकार कर लिया और ये अकबर के जीवन का क्या था? अंतिम विजय थी। उसके बाद में अकबर ने कोई युद्ध नहीं लड़े, क्योंकि बीमार रहने लग गया, इसलिए उसने युद्ध नहीं लड़े इसके बाद। तो ये अकबर की अंतिम विजय थी। तो कौन सी विजय थी? आपको अच्छे से याद हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं असीरगढ़। तो असीरगढ़ पे जो विजय प्राप्त की थी ये अकबर की अंतिम विजय थी। आगे हम बात करें, अकबर ने एक धर्म भी चलाया और उसका नाम था दीन ए इलाही। सीधा सा प्रश्न यहाँ पे बनता है कि अकबर
कौन से धर्म का प्रवर्तक था? तो अकबर कौन से धर्म का प्रवर्तक था? दीन ए इलाही का। प्रवर्तक का मतलब चलाने वाला, प्रवर्तक का मतलब ही होता है चलाने वाला। तो 1581 ईस्वी में इसने दीन ए इलाही जो नामक धर्म है इसकी स्थापना की। इस धर्म की जो प्रथम अनुयायी बना वो कौन बना? हिंदू राजा बीरबल जो है ये इसका प्रथम अनुयायी बना। और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो कौन था? अबुल फजल। इसके अलावा शेख मुबारक ने क्या किया? अकबर को इस धर्म का इनाम आदिल घोषित किया, जिसका मतलब होता है मुज्जत हिंद। फिर सर्वधर्म से संबंधित जो कार्य किए अकबर ने अपने धर्म के अलावा और अन्य मतलब सभी धर्मों के लिए जो कार्य किए उनके बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि ये सभी धर्मों के प्रति सम्मान भाव रखता है। मतलब ऐसे नहीं कि एक धर्म, मैं तो मुस्लिम हूं तो मुस्लिम धर्म को संरक्षण दो, ऐसी बात नहीं है। इसने सभी धर्मों का ध्यान रखा, सभी धर्मों की जो अच्छाइयां थी उनको ग्रहण करके ही ये दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन भी किया था कि सभी में समन्वय हो। तो इस वजह से इसने क्या सभी धर्मों का सम्मान किया था। तो सूफी मत के जो थे चिश्ती संप्रदाय इसका भी संरक्षण किया। लाहौर में और आगरा में जो ईसाई थे उनके गिरजाघर भी बनवाए, इसका मतलब इनका भी संरक्षण किया। और जैन मुनि थे हरि विजय सूरी, इसको क्या किया? जगत गुरु की उपाधि दी थी इसको, मतलब इसको भी अपने दरबार में बुलाया था और उससे जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद इसने अकबर ने इसको क्या उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि दी थी। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत नाम से एक कैलेंडर भी जारी किया। तो कौन सा कैलेंडर जारी किया? इलाही संवत के नाम से उसने कैलेंडर जारी किया। इसके बाद हम बात करते हैं कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। अकबर ने जो यहाँ पे अपने राजस्थान के जो शासक है, राजपूत शासक, उसके प्रति क्या नीति अपनाई, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और राजपूतों को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वाला जो पहला राजा था, राजपूत राजा था, वो कौन था? कछवाहा शासक भारमल था। अपने जयपुर के जो शासक हैं भारमल, उसने सबसे पहले अकबर के साथ में संधि की थी या इसके अधीन अकबर के साथ में संधि की थी। भगवान दास और राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पद दिया गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो राजवंश है इन्होंने भी फिर बाद में क्या की? मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। सिर्फ केवल महाराणा प्रताप थे जिन्होंने अपने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1564 ईस्वी में अकबर ने जो जजिया कर है उसको समाप्त कर दिया। जजिया कर के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि मतलब ये एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर था जो किन पे लगाया जाता था? ये गैर मुस्लिमों पे, गैर मुसलमानों से ये कर लिया जाता था, वसूल किया जाता था। तो ये क्या किया अकबर ने? आपने देखा होगा सभी धर्मों के कल्याण की बात की है, इसलिए इसने जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि ये धार्मिक भेदभाव है उसको उत्पन्न कर रहा था, इसलिए उसने जजिया कर को समाप्त कर दिया। कब? 1564 ईस्वी में। कब समाप्त कर दिया? 1564 ईस्वी में। आगे बात करें, अकबर के समय में जो साम्राज्य में जो विद्रोह हुए उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसके दो प्रमुख विद्रोह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक तो हुआ 1564 में, कहां पर? मालवा के जो गवर्नर थे अब्दुल्ला के नेतृत्व में, कि यहाँ पे जो उज्बेक थे, उज्बेक का मतलब उज्बेकिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ पे आके रहने लग गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया? विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को क्या किया? कुचल दिया गया। एक और विद्रोह हुआ जो प्रसिद्ध है 1584 का, जो गुजरात के विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको कुचलने के लिए अकबर ने किसको भेजा? अब्दुल रहीम को। और अब्दुल रहीम ने भी इस विद्रोह को कुचल दिया, या कहें गुजरात पे जब विजय प्राप्त की तो उसके बाद में अकबर ने इसको खान खाना की उपाधि दी और साथ ही फतेहपुर जो सीकरी है वहां पे बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद का मतलब होता है बहुत ऊंचा, वैसे भी दरवाजा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चित्र के अंदर, इसकी हाइट बहुत अधिक है,
यहाँ पे ये लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे, आदमी की हाइट यहाँ पे लगभग इतनी है और यहाँ से तक देख सकते हैं। तो बुलंद का मतलब ही होता है बहुत ऊंचा। तो ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। इसके आगे हम बात करें अकबर के मकबरे की, तो 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो गई, कैसे? एक लंबी बीमारी के कारण अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में जब इसको जहां पे दफनाया गया, तो वो कहां पे दफनाया गया? सिकंदरा में। सिकंदरा कहां पे है? आगरा के पास ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो अकबर का मकबरा कहां बनाया गया है? सिकंदरा में। और ये जो मकबरा है ये चार बाग जो उद्यान परंपरा है उस पे है। अब ये क्या है चार बाग उद्यान परंपरा? इसका मतलब यह है कि इस जैसे इस तरीके से बिल्डिंग जो बनाई गई है इसके चारों तरफ क्या बनाए गए हैं? बाग भी बनाए गए हैं। इसलिए ये चार बाग उद्यान परंपरा है जो बाबर लेके आया था इसको, तो यहाँ पे बनाया गया है। और इसका जो ये मकबरा है ये कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं 5 मंजिल का मकबरा है। और इसके आकार की मैं बात करूं तो ये कैसा है? पिरामिड नुमा। पिरामिड नुमा का मतलब यहाँ का जो बेस है, पिरामिड का मतलब क्या होता है? नीचे से बेस तो अधिक चौड़ा हो और ऊपर जैसे जैसे जाते जाए वैसे वैसे क्या होता जाए? नुकीला। नुकीला का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 5, यहाँ की से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो मान लो 50 मीटर है। एक कल्पना के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि पिरामिड कैसे। तो ऊपर वाले की 40 मीटर, फिर ऊपर वाले की 30 मीटर रखी, फिर इसके बाद में 20 मीटर और जैसे 10 मीटर। तो इस तरीके से मतलब जो बिल्डिंग्स है ये नीचे जो बेस वाली है वो अधिक दूरी तक विस्तृत होती है, उसके बाद में कम होती जाती है। इसलिए इस तरीके की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनका जो आकार का नाम दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? पिरामिड नुमा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे की जो बिल्डिंग है, नीचे सबसे पहले इसके लेंथ ज्यादा है और उसके बाद में कम होती गई है, इसके बाद में यहाँ तक, फिर उसके बाद में और कम, फिर और कम। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? पिरामिड नुमा। और इस जो अपन इसका अकबर का जो मकबरा है इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध मंदिर और मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। क्योंकि कि आपने देखा कि अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान आदर किया था, इसलिए उसने अपना जो मकबरा बनवाया उसमें भी क्या करवाया है कि सभी धर्मों का मेलजोल रखवाने का प्रयास किया है। इस तरीके से हमने अध्ययन किया अकबर के बारे में। अब इससे संबंधित जो पर्सन जो बनते हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो वो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण जो पर्सन बनते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया था? अकबर ने कौन से धर्म का प्रवर्तन किया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ है? हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ये 7 प्रश्न है। आपने यदि ये वीडियो ध्यान से देखा है तो मैं ये मान के चलता हूं कि इन 7 वीडियो के आप जवाब दे सकते हैं, इनके आंसर दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें और इन क्वेश्चंस जो हैं इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वास्तव में आपको कितना याद हुआ है। अभी जो सिलेबस आया है उसमें लगभग 40% जो कोर्स है कम कर दिया गया है। हम उसी आगे की जो वीडियोज हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जो नया सिलेबस है आपका जो डिसाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आगे वीडियो बनते रहेंगे। अब लेकिन ये जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, इनके आंसर लिखें और इसके अलावा जो हमारे कमेंट बॉक्स है उसमें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अच्छे कमेंट लिख के भी हमें बताएं या इनके जो 7 प्रश्नों के आंसर भी वहां पे लिख के हमें बता सकते हैं कि वास्तव में आपको कितना याद हो गया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।